Hello dear students, myself is Dr. Ravi Kumar Chaudhary and I am your NEET faculty. As you all know that bio syllabus is very vast syllabus, सभी जानते हैं इसमें, और नीट की प्रिपरेशन के लिए इसमें 11th और 12th दोनों सिलेबस को कवर करना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द वेरी फर्स्ट क्लास व्हाट वी विल डू टुडे, वी विल कवर द सिलेबस दैट कम्स इन नीट सिलेबस. ओके, कि ये पूरा का पूरा सिलेबस क्या है और इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को कवर करेंगे. एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आधा सिलेबस निकल जाता है, मतलब आधा ईयर भी निकल जाता है और उनको नहीं पता होता है कि सिलेबस एक्चुअल में है क्या. और कुछ महानुभाव तो ऐसे हैं जिनका पूरा साल निकल जाता है लेकिन उनको अपने सिलेबस के बारे में ही नहीं पता होता. एक्चुअल में सिलेबस के बारे में पता होना आप लोगों को इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप सिलेबस के बारे में आपको पता होता है तो आपको उन सारे टॉपिक्स के बारे में पता होता है जो आपके वीक हैं, जो आपके एवरेज हैं और जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं. ओके, तो जब आपको अपने वीक पॉइंट्स के बारे में पता रहेगा तब आप उनके ऊपर ज़्यादा वर्क कर सकोगे. एवरेज पॉइंट्स के बारे में पता रहेगा तो ठीक है, उनके ऊपर थोड़ी मेहनत करनी है, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो आपके स्ट्रॉन्ग हैं ही हैं. ठीक है, अब हम बात करें बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में. एज फार एज बायोलॉजी सिलेबस इज कंसर्न, तो पूरा बायोलॉजी सिलेबस दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहला पार्ट है आपका क्लास 11th NCERT और दूसरा पार्ट है क्लास 12th NCERT. ओके, तो आज जो क्लास है ये पूरी की पूरी डिवोटेड है 11th क्लास के सिलेबस के ऊपर. उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. फिर हम उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को और उन टॉपिक्स को एक एक करके हम उसको लेंगे और हम देखेंगे उन टॉपिक्स, उन चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें समझाई गई हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी टॉक अबाउट द क्लास 11th NCERT सिलेबस, देयर आर टोटल 5 यूनिट्स इन योर कोर्स. अगर हम बात करें क्लास 11th NCERT की जो है बुक की, तो उसमें टोटल 5 सब यूनिट हैं, टोटल 5 यूनिट्स हैं जो आपको कवर करनी है. अभी हम जो बात कर रहे हैं वो NCERT के 11th क्लास के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं. इसमें जो आपका जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज यूनिट नंबर 1, दैट इज यूनिट नंबर 1. टोटल यूनिट्स की अगर हम बात करें इन अवर बायोलॉजी सिलेबस ऑफ 11th क्लास NCERT, तो टोटल 5 यूनिट्स हैं और हर यूनिट्स में डिफरेंट चैप्टर्स हैं. ठीक है, अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में जो इसका नाम है इस यूनिट का, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर हैं. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका वो है द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, उसी तरह चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें, ये है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें, इट इज प्लांट किंगडम, और अगर चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें, इट इज एनिमल किंगडम. ओके, अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो आपकी यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इसमें जो मेजर आपके चैप्टर हैं दैट इज प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. और एनिमल किंगडम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. क्यों? क्योंकि इसमें से हर बार नीट में अराउंड 7 to 11 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं. ये मतलब अभी तक का ट्रेंड है कि एनिमल किंगडम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 7 to 11 क्वेश्चंस आपको हर बार पूछे जाएंगे. और सबसे बड़ी बात यह है कि इस यूनिट के अंदर जो एनिमल किंगडम का जो चैप्टर है ये बहुत ही वास्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको कवर करने में हमको थोड़ा टाइम भी लगेगा. और इसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है. ओके, इस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की वजह से ही कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं. क्यों? क्योंकि उनको वो टर्मिनोलॉजी समझ में आती नहीं है, और जब वो टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती तो ये चैप्टर भी समझ में नहीं आता, और जब ये चैप्टर समझ में नहीं आता तो स्टूडेंट क्या होता है, अपने इंटरेस्ट को इसमें लूज कर देते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस यूनिट में अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर जो पहला टर्म है दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में जब हम डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, डाइवर्सिटी का मतलब है कितने तरह के, कितने टाइप की लाइफ फॉर्म्स इस ग्लोब के ऊपर प्रेजेंट है. समझे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर्स. मैं नंबर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइप्स के बारे में बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स.
ठीक है। टाइप्स का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर हम लिविंग लाइफ फॉर्म की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो ह्यूमन एक टाइप है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, कैट एक टाइप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बर्ड एक टाइप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ओके, तो ये है टाइप। तो जब हम डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो डाइवर्सिटी का मतलब है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स आर फाउंड और प्रेजेंट ऑन दिस ग्लोब, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। ठीक है। और अगर लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब है कि वो सारी ऑब्जेक्ट्स या वो सारी चीज़ें, थिंग्स जिनके अंदर लाइफ है, उनको हम क्या बोलते हैं, लिविंग वर्ल्ड। क्या बोलते हैं, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो आपके जो फर्स्ट चैप्टर है, वेरी फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर हम लोग वो चीज़ें कवर करेंगे जो आपको डिफरेंस बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अ नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ठीक है। उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, कैसे कह सकते हैं हम ये कि एक पर्टिकुलर चीज़ लिविंग है और कैसे हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ नॉन लिविंग है। ओके, तो ये क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग कवर करेंगे आपके वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 की जब हम बात करते हैं, इट इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना इन अ पर्टिकुलर मेथड, इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी, सो दैट वी कैन स्टडी देम इजीली। ठीक है। अगर हम इस ग्लोब के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इस ग्लोब के ऊपर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम उनको स्टडी करना चाहें तो एक साथ स्टडी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका नंबर इतना ज़्यादा हाई है कि उनको एक साथ स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, या वी कैन से दैट इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको क्लासीफाई किया किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के बेस पे। इस बेस पे ये जो सारा का सारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, किस बेस पर, किस क्राइटेरिया पर क्लासिफाई किया, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर के अंदर। ठीक है। अब जी आपके चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही बड़ा किंगडम है, ठीक है, लेकिन एनिमल किंगडम से नहीं। बड़ा किंगडम है लेकिन एनिमल किंगडम से नहीं। ठीक है। तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे कि प्लांट किंगडम को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, उसमें कौन कौन से ग्रुप हैं, कौन कौन से डिवीजन हैं, ठीक है, और उसमें कौन कौन सी स्पीसीज हैं, कौन कौन से जो है जीनस हैं, और वो किस बेस पे जो है उनको क्लासिफाई किया गया है। अब जो आपका इसमें चैप्टर नंबर 4 है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये जो चैप्टर नंबर 4 है, इट इज़ अ वेरी बिग चैप्टर। ठीक है। हाँ, ये है भी बहुत बड़ा चैप्टर। क्यों? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे हर साल कम से कम 7 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है। अब हम एनिमल की बात करेंगे। तो एनिमल आप डेली यूज करते हो, आप वर्ड जानते हो। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर एनिमल्स, लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल वे में बात करें, हाउ विल यू डिफाइन द टर्म एनिमल? ठीक है। लेमन लैंग्वेज में किसी टर्म को डिफाइन करना एक अलग बात है, जब हम बायोलॉजिकल वे में उसको डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। मतलब इन द सेंस तब हम उसको और डीपली एनालाइज करते हैं उस टर्म। ठीक है। जब हम एनिमल वर्ड का यूज करते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि वो सारी लाइफ फॉर्म इस ग्लोब के ऊपर, all the life forms who are dependent for their food on plants। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि वो सारी लाइफ फॉर्म जो अपने फूड के लिए, जो अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं एनिमल्स। ठीक है। यहां पर बड़ा क्लियर कट डिफरेंशिएशन है बिटवीन 2 टर्म्स, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। ठीक है। और प्लांट के केस में क्या हमने पढ़ा था कि दीज आर दोज एनिमल्स या दोज लिविंग, दोज लाइफ फॉर्म हु कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय देयर ओन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है, ये हम जो है नेक्स्ट यूनिट के एक दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपकी यूनिट फर्स्ट में 4 ब्रॉड चैप्टर हैं। ठीक है। उसमें से जो 3rd एंड 4th चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट चैप्टर है, जो टाइम टेकिन है और जो है समय भी लेगा, और लेकिन ये जो है वैल्यूएबल भी है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका जो है बोर्ड का एग्जाम हो। तो ये तो हो गई आपकी यूनिट नंबर 1। ठीक है। इस यूनिट नंबर 1 के अंदर अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो पहली टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पर कौन सी जो है लर्न की स्टूडेंट? पहली टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पर लर्न की डाइवर्सिटी। ठीक है। दूसरी टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पर लर्न की लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। तीसरी टर्म हमने यहाँ पर यूज़ की अच्छा, ये 2 टर्म है यहाँ पर, मैं यूज़ कर रहा हूँ टर्म बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है ये, बायोलॉजी और प्लस क्लासिफिकेशन।
ठीक है। क्लासिफिकेशन तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम जहाँ पर बायोलॉजिकल वर्ड जोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ उस क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें लिविंग या लाइफ फॉर्म इन्वॉल्व है, उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऑलराइट, प्लांट किंगडम की बात करें और ऑलरेडी ये जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और एनिमल किंगडम ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, तो अब हम बात करते हैं आपको, तो ये तो हो गई आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट जिसके अंदर हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं आपकी यूनिट नंबर सेकंड की, ठीक है, दैट इज यूनिट नंबर सेकंड। ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड जो है वो है आपकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी समझाता हूँ इस वर्ड का मतलब क्या है, लिख लेते हैं पहले इसको यहाँ पर, स्ट्रक्चरल। इस यूनिट के अंदर आपको जो है 3 चैप्टर कवर करने हैं। पहले तो हम इस टर्म का मतलब समझ लेते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। बच्चों, स्ट्रक्चरल से मतलब है कि किसी भी चीज़ का कोई स्ट्रक्चर, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप देखते हो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, देख रहे हो आप लोग, मार्कर में आप देख रहे हो ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसे हम कैप बोल रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें ये रिफिल वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक मार्कर को डिफाइन करने के लिए जो है बोलूँ तो आप उसको जो है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दो, कैसे, उसके ऊपर एक कैप है और नीचे एक उसमें जो है रिफिल वाला पार्ट है, तो ये हो गया इस मार्कर का स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं, सपोज करो मैं जो है ह्यूमन की बात करता हूं, तो ह्यूमन के अगर हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक ह्यूमन के अंदर देखें, हम जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। ये जो मार्कर है ये बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है, बोर्ड बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम किसी लाइफ फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, तो उसको हमको स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। और उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज वे में अगर रखी हुई है तो उसको हम एक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में उसकी जो डिफरेंट ऑर्गन हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, ओके, और उनका जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, आपको पता होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, 10th क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसका अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो देखिए ये माउथ से शुरू होता है, ठीक है, फिर ईसोफेगस होता है, फिर स्टमक होता है, उसके बाद दूसरे ऑर्गन होते हैं पैनक्रियाज, लीवर, जो है गॉल ब्लैडर, उसके बाद आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, और फिर उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बाद फिर रेक्टम है, फिर एनस है। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम का, ठीक है। तो इस यूनिट में हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। इन टर्म्स को बताना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे टर्म तो पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन उसका मतलब को समझ में ना आने की वजह से जो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको ग्रैस्प नहीं कर पाते स्टूडेंट, उसको जो है समझ नहीं पाते और पूरा चैप्टर ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। तो अब इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। अब अगर हम इस चैप्टर्स के बारे में बात करें तो इसमें जो आपका चैप्टर नंबर जो है फर्स्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि 4 चैप्टर हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पर है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में है आपका मॉर्फोलॉजी। क्या बोलेंगे, अभी मैं इस वर्ड का मतलब आप लोगों को समझाऊंगा। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो कि 6 नंबर चैप्टर है, ये 5th हो गया, 6th चैप्टर हो गया, एनाटॉमी, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। और जो तीसरा चैप्टर है इसका, इन अदर वर्ड 7 चैप्टर हम इसको बोलेंगे, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। फर्स्ट के जो दो चैप्टर हैं वो आपके प्लांट से रिलेटेड है, जो 3rd चैप्टर है इस यूनिट के अंदर वो आपका एनिमल से रिलेटेड है ना। तो इसको हम लिखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है। इन कंपैरिजन टू यूनिट फर्स्ट, जो यूनिट सेकंड है ये छोटी यूनिट है। अब यहाँ पर देख रहे हो आप डिफरेंट टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं। जो पहली टर्म है यहाँ पर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। अब जो दूसरी टर्म है यहाँ पर एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट। अब यहाँ पे 2 टर्म आ रही है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। व्हाट आर दीज टर्म एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टर्म्स, ठीक है। जब मैं वर्ड मॉर्फोलॉजी का यूज़ करता हूँ तो मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन लिख लो, समझ लो, और इसको जो है अच्छे से आपको जो है ग्रैस्प करना आना चाहिए। मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है व्हेन वी स्टडी अ स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग,
दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वी आर स्टडिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जो फूल होते हैं जिनके पास, उनकी मॉर्फोलॉजी को हम लोग, अगर मॉर्फोलॉजी को मैं जो है डिफाइन करना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी अगर मैं मॉर्फोलॉजी को जो है डिफाइन करूँ तो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इन फ्लावरिंग प्लांट्स और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अब एनाटॉमी के बारे में अगर हम बात करूं तो एनाटॉमी एक्चुअल में है कुछ नहीं, एनाटॉमी इज द सब पार्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी। जब हम मॉर्फोलॉजी वर्ड का यूज करते हैं तो ये एक ब्रॉड सेंस में हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। ब्रॉड सेंस का मतलब क्या है बच्चों? द मॉर्फोलॉजी का मतलब है यहाँ पर कि द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनी थिंग। यहाँ पर वो एनीथिंग क्या है? फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। और एनाटॉमी का मतलब ये है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग। यहां पर वो एनीथिंग क्या है आपका? फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो अगर हम किसी स्ट्रक्चर के बाहर एक्सटर्नल चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजी, और अगर हम उस स्ट्रक्चर के इंटरनल जो है थिंग्स को स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एनाटॉमी। ओके, तो इन दिस वे, और मॉर्फोलॉजी को ब्रॉड सेंस में हम लोग इसलिए भी कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी में जो स्ट्रक्चर की स्टडी हम कर रहे हैं उन स्ट्रक्चर के क्लोज रिलेशनशिप को भी हम स्टडी करते हैं इसमें, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दोज स्ट्रक्चर विच आर लाई टू एडजेसेंट टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो समझ में आया आपको मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बीच में डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर हमको इन दोनों चैप्टर्स में हमको यही चीज़ जो है स्टडी करनी है, और दोनों के दोनों चैप्टर फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर बेस हैं। एक में हम लोग मॉर्फोलॉजी, आप लोगों में मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा, और दूसरे चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा एनाटॉमी, ठीक है। अब अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें, थर्ड चैप्टर मतलब ये जो है आपका चैप्टर नंबर 4 हो गया, ये चैप्टर नंबर 5 हो गया, दिस विल बी चैप्टर नंबर 6 एंड दिस विल बी योर चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है। अभी हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा, व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। पहले के जो चैप्टर हैं दे आर बेस्ड ऑन प्लांट्स, जो आपका थर्ड चैप्टर है, और इन दिस यूनिट जो आपका थर्ड चैप्टर है, और ओवरऑल की बात करें जो 7 चैप्टर हैं वो है आपका एनिमल के ऊपर बेस्ड है, कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट टिश्यूज़ की, ठीक है, कि कौन कौन से टिश्यूज़ जो है एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इस यूनिट के अंदर आपको जो है 3 ऑर्गेनिजम्स को जो है डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। पहला है आपका अर्थवॉर्म, ठीक है, उसके बाद है आपका फ्रॉग, और फिर कॉकरोच। तो ये जो तीनों एनिमल हैं वो आपको इस पर्टिकुलर जो है चैप्टर के अंदर जो है मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी चैप्टर यूनिट 2 की। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, ठीक है। जो यूनिट नंबर 3 है आपकी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है ना। आप लोग 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हो इसको। इस यूनिट के अंदर हम लोग कवर करेंगे सेल। क्या कवर करेंगे? सेल। और सेल में भी क्या? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल में भी क्या हम लोग कवर करेंगे? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। इस यूनिट के अंदर 3 चैप्टर हैं जो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। पहला जो चैप्टर है इसमें वो चैप्टर है आपका सेल के ऊपर ही है, कि सेल को हम लोग स्टडी करेंगे। सेल को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि उसको यूनिट ऑफ लाइफ हम क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज़ नोन एज स्ट्रक्चरल बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको लिख लेते हैं हम लोग। पहला जो आपको ये जो है आपका चैप्टर नंबर हो गया 8, दैट इज कॉल्ड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। दूसरा आपका जो चैप्टर हो गया इसमें ये हो गया आपका बायोमॉलिक्यूल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि वो सारे मॉलिक्यूल्स, वो सारे कंपाउंड, अगर मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात करें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं उनको हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स के अगर आप एग्जाम्पल दें, क्या एग्जाम्पल होंगे स्टूडेंट्स? बायोमॉलिक्यूल के बारे में अगर हम बात करें, प्रोटीन्स, प्रोटीन, व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज अ बायोमॉलिक्यूल। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट इज अ बायोमॉलिक्यूल। लिपिड क्या है? लिपिड भी एक बायोमॉलिक्यूल है। ऐसे ही फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब क्या है? दे ऑल आर बायोमॉलिक्यूल। तो ये डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोग स्टडी करेंगे आपके इस चैप्टर में, ठीक है। थर्ड जो है आपका जो चैप्टर है इस यूनिट के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल
एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सेल साइकिल को स्टडी करेंगे। देखो, सेल का जब ग्रोथ होता है तो वो जो सेल है वो डिफरेंट फेजेस से गुजरती है। उस फेजेस को हम लोग कहते हैं सेल की साइकिल, और वो जो फॉर्म है वो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक है। अब ये सेल क्या है, डिवाइड होती है ना, फॉर फर्दर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो इस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो सेल का डिवीजन होता है उसको हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा माइटोसिस एंड म्यूसिस, ठीक है, ये ब्रॉड टर्म है। इन ब्रॉड टर्म्स को हम जो है इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इस यूनिट के अंदर अगर हम जो है उन टर्मिनोलॉजी को देखें तो पहली जो टर्मिनोलॉजी है इसमें है सेल, ठीक है। सेल के बारे में हमने देखा, इट इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है इसमें है बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायो वर्ड अगर लगा हुआ है इसमें तो इसका मतलब ये है कि वो सारे मॉलिक्यूल जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है मिल रहे हैं और वो फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब वो फंक्शन क्या है, या तो स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं फंक्शन आपकी जैसे स्किन में, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे ये सेल साइकिल। सेल के बारे में आपको पता है, साइकिल का मतलब वो सारी इवेंट जिस फेज से होकर सेल की ग्रोथ गुजरती है उसको हम सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। और सेल डिवीजन सेल जो डिवाइड करती है, दो तरीके से डिवाइड करेगी, माइटोसिस और म्यूसिस। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ओके। तो इस यूनिट के अंदर हम ये 3 चैप्टर जो है कवर करेंगे। तो अगर चैप्टर का नाम बोलें तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 था, ये होगा आपका चैप्टर नंबर 8, दिस विल बी चैप्टर नंबर 9 एंड दिस विल बी आपका चैप्टर नंबर 10, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली यूनिट की, दैट इज योर यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 आपकी क्या है, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट यूनिट। सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी का एक्चुअल में मतलब क्या आता है, फिजियोलॉजी is the branch of biology that deals with the functions of living organism or their part। क्या मतलब हुआ इसका, कि फिजियोलॉजी में हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं जो रिलेटेड है किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन से, और उसके अंदर जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शन से। अगर हम पार्ट्स के बारे में बात करें तो कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, वो पार्ट्स ऑर्गन सिस्टम हो सकता है, वो पार्ट ऑर्गन हो सकता है, वो पार्ट सेल हो सकता है, वो पार्ट बायोमॉलिक्यूल हो सकते हैं। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं एक लिविंग सिस्टम के अंदर, उस पर्टिकुलर स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी, ओके। अब अगर क्योंकि हम वर्ड यूज कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, तो प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, हम इसमें जो है प्लांट से रिलेटेड फिजियोलॉजी की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा, इसको एक बार देख लेते हैं एक एक करके। तो इसमें जो पहला चैप्टर होगा आपका, ओके, दैट विल बी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। क्या नाम है उसका, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट से आप लोग समझते हो, ट्रांसपोर्ट से मतलब क्या है, प्लांट के अंदर जो वाटर है, जो मिनरल्स हैं, जो फूड है, वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, लेमन लैंग्वेज अगर हम बात करें, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जिसके थ्रू जाना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ऐसी प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, जो वाटर को, मिनरल्स को, फूड को पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है किसी प्लांट के अंदर कैसे होता है, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कैसे होता है, उसको हम बोलेंगे क्या, ट्रांसपोर्टेशन, ओके। अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन, ये जो यूनिट है ये इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन। कौन सी यूनिट है अगली आपकी, मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन में हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, जितने भी मिनरल्स हैं जो किसी प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, दैट आर कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, अगर हम अपने न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हमसे बोला जाता है ना घर में, पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि न्यूट्रिशियस फूड जो है आप खाइए,
ठीक है। बोलते हैं कि ये फास्ट फूड है, इसको कम से कम खाना चाहिए, और जो हरी सब्जियां हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, और जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, और जो दूध है, ये वगैरह पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो न्यूट्रिशंस हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही प्लांट्स के लिए भी कुछ मिनरल्स हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कौन कौन से मिनरल्स हैं, उनका क्या क्या रोल है जो है प्लांट के जो है इंप्रूवमेंट में, ग्रोथ में, हम लोग उसको जो है करेंगे। ठीक है। आफ्टर मिनरल न्यूट्रिशन वी विल कवर द नेक्स्ट चैप्टर। आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर मैं टीच करूंगा वो है आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। क्या है वो नेक्स्ट चैप्टर आपका? फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये प्लांट्स के अंदर, जिसके थ्रू प्लांट्स जो है अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर एलिमेंट प्लांट्स, हायर प्लांट्स। ठीक है। इसमें हम जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो जो है जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस का, उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो उस प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। ओके। इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका दैट इज रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। ठीक है। जिस तरीके से हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं उसी तरीके से प्लांट भी रेस्पायरेशन। लेमन लैंग्वेज में यही है कि हम लोग ऑक्सीजन को जो है इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है। लेमन लैंग्वेज अगर हम बात करें, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है इसमें? प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। प्लांट ऐसा करते हैं कि जब दिन का समय होता है, जब डे लाइट होती है, तो प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। लेकिन जब रात के समय, जब सनलाइट नहीं होती, तो ये प्रोसेस उल्टा ही हो जाता है, जैसा हमारे अंदर है ना। रात के टाइम पर प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो वो रेस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, इस चैप्टर में मैं वो आपको पढ़ाऊंगा कि हाउ रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। जैसे हम लोगों की ग्रोथ होती है, हम लोगों का डेवलपमेंट होता है, ऐसे ही प्लांट के अंदर भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। लेकिन हम उसको मेज़र कैसे करेंगे, हम उसको देखेंगे कैसे, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ में कि प्लांट ग्रो कैसे करता है। ठीक है। उसमें कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं जिसकी वजह से प्लांट का जो साइज बढ़ता है और प्लांट्स का जो है लंबाई बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, और लिटरल जो है उसकी जो है लिटरल जो है चौड़ाई बढ़ती है। तो उसको हम किस तरीके से होता है प्लांट के अंदर, तो वो हम लोग उसको स्टडी करेंगे। फिर फ्रूट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा, किस तरीके से फ्रूट्स जो है आपके डेवलप होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है यूनिट है ये प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आती है। इस यूनिट के अंदर हम प्लांट से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे। तो दैट इज योर यूनिट नंबर 4 दैट इज कॉल्ड प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है। अब हम लोग लास्ट यूनिट की बात करते हैं जो आपकी 5th यूनिट है और लास्ट यूनिट है दैट इज यूनिट नंबर 5। ये जो यूनिट है ये आपकी एक तो बड़ी यूनिट है, ऊपर से जो है ये लेंदी जो है इंपॉर्टेंट भी है, और क्योंकि ये जो है कवर करती है पूरी की पूरी आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या कवर करेगी? आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है। एमबीबीएस में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी तो पढ़नी है। क्या पढ़नी है? ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है वहाँ पर। ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जितने भी सिस्टम हैं वो सारे के सारे आपको वहाँ पर जाके डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है। तो ये जो यूनिट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जितना अच्छे से पढ़ोगे, जितना डिटेल से मैं पढ़ोगे, उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए, चाहे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, और चाहे नीट का सिलेक्शन हो जाने के बाद जब आप अपने एमबीबीएस की तैयारी करोगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस यूनिट को तो यहाँ जितना पढ़ डालो, जितना पढ़ो उतना कम है, पूरा इसको पढ़ डालो अच्छे से जितना हो सकता है उसको। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में अभी मैंने आपको फिजियोलॉजी टर्म का मतलब बता ही दिया है। ठीक है। फिजियोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं? फिजियोलॉजी में हम जो है स्टडी कर रहे हैं किसकी? फंक्शंस की स्टडी कर रहे हैं। फंक्शन की किसकी? बॉडी सिस्टम में, है ना। किसी लिविंग सिस्टम के अंदर जो जो बॉडी के पार्ट है वो कैसे फंक्शन करते हैं उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं।
ओके, अब अगर हम बात करें कि इस ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर आपको क्लियर करने हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसमें कितने चैप्टर मैंने आपको बताया, इसमें टोटल आपके चैप्टर थे 5 इन द सेंस अगर हम इसके सीक्वेंस के बारे में बात करें तो इसमें चैप्टर नंबर आपका 11 है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, चैप्टर नंबर 12 है आपका मिनरल न्यूट्रिशन, चैप्टर नंबर 13 है आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, चैप्टर नंबर 14 है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड चैप्टर नंबर 15 है आपका रेस्पिरेशन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 16 से अगर हम शुरू करेंगे तो इसमें आपका जो पहला चैप्टर है वो है आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम वो सारे प्रोसेस पढ़ेंगे जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है रन होते हैं। ठीक है, किस तरीके से फूड जब आप इनटेक करते हो तो वो आपके माउथ से होता हुआ, आपकी एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ कैसे वो एब्जॉर्ब हो रहा है फूड, उस सारे प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे आपके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की यूनिट के अंदर। ठीक है, तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 16। ये कौन सा हो गया? चैप्टर नंबर 16। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट विल बी योर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दैट विल बी your breathing and exchange of gases। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे, किस तरीके से ह्यूमन मतलब हम लोग एयर को जो है ब्रीथ करते हैं, उस एयर से ऑक्सीजन किस तरीके से हमारे अंदर जो है ब्लड के अंदर आकर वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है सेल्स में, टिश्यूज में, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल होती है। तो ये पूरा का प्रोसेस जो है कवर होगा इस वाले चैप्टर में आपके ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से फ्लूइड हैं। ठीक है, और उनका सर्कुलेशन कैसे होता है और उस सर्कुलेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो ब्लड क्या है, पूरा का पूरा जो ब्लड है वो क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। उस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड जो है सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, और उस ब्लड के अंदर आपका ऑक्सीजन है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके सारे न्यूट्रिशन है, आपके सारे वेस्ट मटेरियल हैं। ठीक है, वो कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं ब्लड के अंदर और किस तरीके से वो जो है पूरी बॉडी में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो फूड की बात हो, चाहे वो हार्मोन्स की बात हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की बात हो, तो किस तरीके से पूरी बॉडी में इनका सर्कुलेशन हो रहा है। इसी तरीके से एक और सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। वो जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इट इज़ अ बैरियर बिटवीन योर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड योर ऑर्गन टिश्यूज। ठीक है, ब्लड कभी भी हमारे ऑर्गन्स को टच नहीं करता। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस बैरियर दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, तो हम लोग ये जो सारी चीज़ें हैं हम लोग इस पर्टिकुलर जो है चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, इसके बाद जो आपका चैप्टर है दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन एंड देयर, इसको मैं और नीचे लिखता हूँ, थोड़ा स्पेस बचेगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ओके, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर मतलब अगर हम अपनी बात कर रहे हैं कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो एक्सक्रीट आउट होते हैं। ठीक है, और किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं, उनका एलिमिनेशन कैसे जो है पॉसिबल हो रहा है, वो सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यूरिन का जो है, यूरिन क्या है, इट इज़ अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना। इसका आउट होना ज़रूरी है बॉडी से, अगर आउट नहीं होगा तो इट विल बी टॉक्सिक फॉर अवर बॉडी। ठीक है, तो कैसे ये रिलीज हो रहा है, कैसे ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, वो सारा का सारा हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है लोकोमोशन।
हमारी बॉडी में जितने भी लोकोमोशन होते हैं, जितने भी मूवमेंट होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनका क्या प्रोसेस है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, लोकोमोशन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, तो वो लोकोमोशन कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, कौन कौन से प्रोसेस हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और मूवमेंट कैसे हो रहा है, वो कौन कौन से प्रोसेस जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में ब्रेन की जो है, ब्रेन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन को अगर हम डिवाइड कैटेगराइज करें, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं और बॉडी को वो कैसे कंट्रोल करते हैं और किस प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल करते हैं, वो सारा का सारा हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में हो रही हैं ब्रेन के साथ, वो सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आएंगी। ठीक है, अब इसमें जो आपका लास्ट जो चैप्टर है दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्यों? क्योंकि इसमें हम हार्मोन्स कवर करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम हम इसमें कवर करेंगे कि बॉडी में टोटल 8 एंडोक्राइन सिस्टम है। अगर हम बात करें मेल और फीमेल दोनों की बात करें तो 9 एंडोक्राइन सिस्टम है। बॉडी में उनकी पोजीशन क्या है, उनसे कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, कौन से इनिबिटरी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है और कैसे वो जो है बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को जो है कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना, और कैसे वो जो है बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को होने देते हैं। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें आएंगी वो आपके इस चैप्टर के अंदर आएगी। अब अगर हम चैप्टर नंबर की बात करें यहाँ पर, तो ये जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये टोटल की अगर हम बात करें इट इज चैप्टर नंबर 14। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट इज चैप्टर नंबर 16। इट इज चैप्टर नंबर 17। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन इट इज चैप्टर नंबर 18। excretory product and their elimination it is chapter number 19. Locomotion and movement it is chapter number 20. Neural control and coordination it is chapter number 21. and chemical coordination and integration it is chapter number 22. तो टोटल अगर हम जो है चैप्टर्स की बात करें तो टोटल 22 चैप्टर्स हैं आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में और टोटल जो है 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर्स हैं बायोलॉजी की जो 11th का जो कोर्स है आपका, ये वाइड कोर्स है, वास्ट कोर्स है। ठीक है, इनकी टर्मिनोलॉजी को हमको समझना जरूरी है। टर्मिनोलॉजी जब समझ में आएगी तब हमको इनके जो प्रोसेस हैं वो समझ में आएंगे। ठीक है, और इनके जो डिफरेंट एस्पेक्ट है वो समझ में आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो चैप्टर है, तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल कम अप विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड ऑफ द यूनिट फर्स्ट दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आज हमने जो देखा वो पूरा का पूरा सिलेबस देखा कि सिलेबस में आपके 11th क्लास की एनसीईआरटी की बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सिलेबस का पता होना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप सिलेबस के डिफरेंट टॉपिक्स को समझते हैं, जानते हैं, तो आपको अपने आप चीज़ें रिकॉल होती हैं कि मेरे जो है सिलेबस के अंदर ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स मुझको क्लियर हैं, ये टॉपिक्स थोड़े क्लियर हैं, थोड़े नहीं हैं, और ये टॉपिक्स तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपकी एक पहली जो क्लास है ये आपको सिलेबस की कवर की, ताकि आपको अपने सिलेबस के हर चैप्टर के बारे में पता हो कि आपको हर चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। पहली बात तो कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, कितनी यूनिट्स हैं, उनके अंदर कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स के अंदर हमें पढ़ना क्या है। ओके, सो इसीलिए ये जो आज की क्लास थी वो इसीलिए कवर की गई। तो पहली क्लास में आपको आपके जो है डिफरेंट यूनिट और डिफरेंट चैप्टर्स के बारे में पता चला। तो नेक्स्ट क्लास जब हम शुरू करेंगे दैट विल बी योर फर्स्ट यूनिट एंड इट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो होप सो आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, आपको डिफरेंट चैप्टर्स समझ में आएंगे, हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो कवर करने वाले हैं दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। ओके, टिल देन हैप्पी डे। ओके।